नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। दुनिया की अलग-अलग कानूनी प्रणालियां, लीगल सिस्टम्स। नमस्कार। हाँ, ये वाकई में काफी फैसिनेटिंग टॉपिक है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें मुख्यतः रोमानो जर्मैनिक, कॉमन लॉ, सोशलिस्ट लॉ और कुछ और तरह की प्रणालियों के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन लीगल फ्रेमवर्क्स के पीछे जो मेन आइडियाज हैं, उनके जो फर्क हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, उसको समझते हैं परत दर परत। डेफिनेटली। तो शुरुआत करते हैं रोमानो जर्मैनिक फैमिली से। इसकी जड़ें, जैसा आपने कहा, बहुत पुरानी है। प्राचीन रोमन जुस चिविले यानी रोमन सिविल लॉ में। अच्छा, जस्ट चिविले। हाँ, और इसे फिर यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज थीं, वहाँ के लीगल स्कॉलर्स ने सदियों तक डेवलप किया। इसमें कानून को सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं माना जाता। तो फिर क्या माना जाता है? इसे देखा जाता है एज रूल्स ऑफ कंडक्ट, जो जस्टिस एंड मोरालिटी के आइडिया से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ नियम नहीं, मोरालिटी भी। ये इंटरेस्टिंग है। और इसमें आपने कहा लीगल स्कॉलर्स का बड़ा रोल है, वो डॉक्ट्रिन बनाते हैं। एग्जैक्टली। उनका काम है कानून के प्रिंसिपल्स पर डॉक्ट्रिन, यानी एक तरह का मत या सिद्धांत तैयार करना। और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, वो इसे लागू करते हैं। और इसमें शायद प्राइवेट लॉ का दबदबा रहा है हिस्टोरिकली, मतलब नागरिकों के आपसी संबंधों वाले कानून। बिल्कुल सही। प्राइवेट लॉ, जो लोगों के आपसी निजी रिश्ते रेगुलेट करता है, वो हिस्टोरिकली डोमिनेंट रहा है। और आज भी सिविल लॉ इसकी मुख्य पहचान है, मेन ब्रांच है। और वो कोड्स वाला पॉइंट, संहिताबद्ध कानून। हाँ, 19वीं सदी से कोड्स यानी कोडिफाइड लॉज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे नेपोलियनिक कोड वगैरह। अच्छा, और ये फैला कैसे दुनिया भर में? मेनली दो तरीकों से। कॉलोनाइजेशन मतलब उपनिवेशवाद, और दूसरा रिसेप्शन, जहां देशों ने अपनी मर्जी से इन कानूनों को अपनाया, उन्हें रिसीव किया। लेकिन यूरोप के बाहर इसमें कुछ बदलाव भी आए होंगे। जरूर। यूरोप के बाहर इसकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कई मुस्लिम देशों में इसे पूरी तरह नहीं अपनाया गया। कुछ मामलों में लोकल ट्रेडिशनल लॉज चलते रहे। तो ये दिखाता है कि लॉ कैसे लोकल कल्चर से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो ये हुआ रोमानो जर्मैनिक सिस्टम। अब आते हैं कॉमन लॉ पर। ये तो बिल्कुल अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग अप्रोच है। ये बेसिकली जजेस द्वारा बनाया गया कानून है। जजेस रिजॉल्विंग स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। मतलब यहाँ फोकस सिद्धांत बनाने पर कम और किसी खास केस का हल निकालने पर ज्यादा है। एग्जैक्टली। लीगल रूल का मकसद भविष्य के लिए कोई जनरल नियम बनाना उतना नहीं है जितना कि प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू अ ट्रायल। ये कम एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो फिर कोर्ट्स और उनके जजमेंट्स का महत्व बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। कोर्ट्स, उनके फैसले, प्रेसिडेंट्स, ये सब कॉमन लॉ की जान है। और एक और बात, प्रोसीजर, एविडेंस और जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि सब्सटैंटिव लीगल रूल्स। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली जो पहली चिंता थी, वो थी समाज में शांति बहाल करना, टू री एस्टैब्लिश पीस, न कि कोई मॉरल कोड बनाना समाज के लिए। अच्छा, और इसकी शुरुआत तो शाही शक्ति मतलब रॉयल पावर से जुड़ी थी। हाँ, इसकी जड़ें रॉयल पावर में हैं। और शुरू में ये एक तरह का पब्लिक लॉ जैसा था, क्योंकि ये उन विवादों पर फोकस करता था जो राजा या राज्य के हितों से जुड़े होते थे। इसमें रोमन लॉ का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम था, वेरी माइनर। पर इन दोनों वेस्टर्न सिस्टम्स में, रोमानो जर्मैनिक और कॉमन लॉ में, कुछ कॉमन ग्राउंड भी तो होगा, कुछ साझा बातें। हाँ, बिल्कुल। वक्त के साथ दोनों पर क्रिश्चियन नैतिकता का असर रहा, और बाद में इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, पर्सनल राइट्स, इन आइडियाज का भी प्रभाव पड़ा। तो इसी से शायद वो वन ग्रेट फैमिली ऑफ वेस्टर्न लॉ वाली बात आती है। हाँ, यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है। भले ही उनके मेथड्स अलग हों, पर अक्सर लीगल रूल बनाने का तरीका और नतीजे एक जैसे होने लगे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी अक्सर एक जैसी होती हैं। और यहीं शायद वो मिलीजुली प्रणालियां, मिक्स्ड सिस्टम्स फिट होती हैं, जैसे स्कॉटलैंड, इजराइल, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल। स्कॉटलैंड, इजराइल, साउथ अफ्रीका, क्यूबेक, फिलीपींस, ये सब मिक्स्ड सिस्टम्स के उदाहरण हैं, जहां आपको दोनों परिवारों की झलक मिलेगी। ये दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग लीगल रास्ते भी कॉमन वैल्यूज और सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़े परिवार हो गए। अब एक तीसरा, बिल्कुल अलग परिवार, सोशलिस्ट लॉ। हाँ, समाजवादी कानून। इसकी जड़ें भले ही कई बार रोमानो जर्मैनिक में हो, पर इसका नेचर बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। क्रांतिकारी? क्रांतिकारी। कैसे?
मतलब इसका घोषित लक्ष्य तो समाज को पूरी तरह बदलना था ना, एक नया ढांचा बनाना जहां स्टेट और लॉ की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। लक्ष्य था टू ओवरटर्न सोसाइटी, एक नया सोशल स्ट्रक्चर बनाना जहां राज्य और कानून धीरे धीरे खत्म हो जाएं। तो फिर ऐसे में कानून का सोर्स क्या था और उसका काम क्या था? सोर्स माना गया लेजिस्लेचर का रेवोल्यूशनरी काम, जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गाइड की गई पॉपुलर विल को दिखाता था, और कानून का रोल वो नए इकोनॉमिक संरचना बनाने के काम के मुकाबले स्ट्रिक्टली सबऑर्डिनेट था, दूसरे दर्जे का। अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था पहले, कानून बाद में। हाँ, और क्योंकि उत्पादन के साधनों को कलेक्टिवाइज कर दिया गया, मतलब सामूहिक बना दिया गया, तो प्राइवेट लॉ का दायरा बहुत ही सीमित हो गया। एक तरह से जैसा सोर्स कहता है, ऑल लॉ हैज नाउ बिकम पब्लिक लॉ, सारा कानून ही पब्लिक लॉ बन गया। और ये सिस्टम्स वेस्टर्न लॉ को कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ कहते थे। ये उनके क्लास बेस्ड नजरिए को दिखाता है। बिल्कुल, वो एक क्लास बेस्ड विभाजन देखते थे लीगल सिस्टम्स में। चलिए अब उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो इन मुख्य परिवारों से अलग हैं, खासतौर पर नॉन वेस्टर्न सिस्टम्स। हाँ, अदर सिस्टम्स। ये सिर्फ अतीत के बचे खुचे अवशेष नहीं हैं। इनमें ऐसी फिलॉसफीज हैं जहां कानून का स्थान और कार्य बहुत अलग है। वेस्टर्न आइडियाज अपनाने का मतलब ये नहीं कि पुरानी सोच पूरी तरह खत्म हो गई। सोर्सेज में दो मुख्य नॉन वेस्टर्न अप्रोच बताए गए। पहला, जहां कानून इंपॉर्टेंट है पर उसका कॉन्सेप्ट अलग है, जैसे मुस्लिम या हिंदू समाजों में। हाँ, यहाँ कानून को अक्सर आदर्श व्यवहार का एक मॉडल, अ मॉडल ऑफ आइडियल बिहेवियर माना जाता है, जो शायद असल में लागू होने वाली नियमों से अलग हो। एक धारणा कि सच्चा कानून, ट्रू लॉ, कहीं और है, शायद धर्म में या परंपरा में। और दूसरा अप्रोच, वो तो कानून के कॉन्सेप्ट को ही शायद उतना महत्व नहीं देता, जैसे सुदूर पूर्वी अफ्रीका में। हाँ, दूसरा अप्रोच जो खासकर फार ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखता है, वहाँ सामाजिक संबंध अक्सर कानून के बाहर के तरीकों से, मतलब एक्स्ट्रा लीगल मीन्स से कंट्रोल होते हैं। सुदूर पूर्व मतलब चीन जैसे देशों में, वहां तो पारंपरिक रूप से कानून के मूल्य पर ही सवाल उठाया गया है। बिल्कुल, चीन में पारंपरिक सोच ही रही है कि कानून उसका मूल्य ही संदिग्ध है। पश्चिम में लॉ मतलब ऑर्डर, जस्टिस, लेकिन पारंपरिक चीनी सोच में लॉ को इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन माना जा सकता है, मनमानी का जरिया या सामाजिक अव्यवस्था का कारण भी। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वहाँ हार्मनी, सुलह, रेकन्सिलिएशन पर ज्यादा जोर है। जैसा कहा गया है, रेकन्सिलिएशन इज ग्रेटर वैल्यू देन जस्टिस। सुलह न्यारे से ज्यादा कीमती है। तो फिर कानून का रोल क्या है? कानून शायद डराने के लिए हो या एक मॉडल की तरह हो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसे पश्चिम की तरह लागू करने पर जोर नहीं। एक कहावत भी है वहाँ, लॉ इज ओनली फॉर बार्बेरियंस। कानून तो असभ्य लोगों के लिए है। वाह। और अफ्रीका और मालागासी के बारे में? वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कम्युनिटी का सामंजस्य, कम्युनिटीज कोहीजन, वो इंडिविजुअलिज्म पर हावी है। मुख्य उद्देश्य सद्भाव बनाए रखना या बहाल करना है, ना कि सख्ती से कानून लागू करवाना। तो वहाँ जो वेस्टर्न लॉ लागू हुआ है वो सिर्फ ऊपरी तौर पर है? अक्सर ऐसा ही होता है। वेस्टर्न लॉ कई बार महज एक ऊपरी परत, एक विनियर की तरह होता है, जबकि ज्यादातर आबादी अपने पारंपरिक तरीकों से ही जीती है और बाहर से थोपे गए नियमों की शायद ज्यादा परवाह भी नहीं करती। तो हमने आज देखा कि लीगल सिस्टम्स कितने विविध हैं, कोडिफाइड लॉ से लेकर जजमेड लॉ तक, फिर क्रांतिकारी लक्ष्यों वाले सिस्टम से लेकर उन समाजों तक जहां कानून से ज्यादा हार्मनी या सद्भाव को महत्व दिया जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा विविधता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे ख्याल से यही कि कानून का कॉन्सेप्ट और समाज में उसका फंक्शन कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस समाज के कल्चर, हिस्ट्री और वैल्यूज पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पर एक आखिरी विचार जो हमारे सोर्सेज से ही निकलता है, सोचने लायक है। बताइए। सोर्सेज बताते हैं कि कैसे अफ्रीका जैसी जगहों पर वेस्टर्न लॉ अक्सर सिर्फ एक विनियर यानी ऊपरी परत बनकर रह जाता है, जबकि पारंपरिक तरीके अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी इम्पोर्टेड लीगल सिस्टम, भले ही उसे फॉर्मली अपना लिया जाए, वो किसी समाज की अपनी गहरी जड़ों वाली संस्कृति और मूल्यों के साथ असल में कितना इंटीग्रेट हो पाता है, कितना जुड़ पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।